जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक रिसर्च सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसमें से कराएंगे जो पहले ये रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए हम टोटल 3500 क्वेश्चन कराने के एथी में है कि 3500 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का होगा। बायो बहुत कम होगा लेकिन फिजिक्स सबसे ज़्यादा होगा। देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, लेकर आए हैं। इसमें आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए आप एक बार ये भी समझ जाएंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चन है 2018 का, 16 का, 22 का, ये सब क्वेश्चन इसमें है डाला गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्लास को। ये देखिए एक क्यूज के तौर पर है, ये क्लास एक क्यूज के तौर पर है। हम भी पढ़ाई करते हैं, हमें भी हमारा भी एग्ज़ाम है, इसीलिए हम सोचे कि जो हम अपना पढ़ेंगे तो किसी के साथ शेयर भी कर दें इस एक वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुडोल्फ हर्ट्ज। रुडोल्फ हर्ट्ज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन कपूर। मार्टिन कपूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलिस कैरियर। विलिस कैरियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? देखिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें दिया है कि मैंने कौन सबसे पहले आविष्कार हुआ था। देखिए और दूरबीन का सबसे पहले आविष्कार हुआ था, ठीक, दूरबीन का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, थॉमस अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हैं? मैंने थॉमस अल्बर्ट किसका आविष्कार किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर का। क्लिनिकल थर्मामीटर का इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस अल्बर्ट इसका आविष्कार किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पर्सी स्पेयर द्वारा आविष्कृत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राडारेंज। राडारेंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल बेंज। कार्ल बेंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्कोनी। मार्कोनी वायरलेस का आविष्कार किया था। वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। ये 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपेनहीमर। ओपेनहीमर इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसने परमाणु बम का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 12, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेविस ई वाटरमैन। लेविस ई वाटरमैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कार
किसने किया था? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था का कुछ गणना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। देखिए सत्येंद्र नाथ बोस ने गणना किया था और इनका मान्यता नहीं मिल रहा था, इन्होंने आइंस्टीन के पास ये अपना सिद्धांत भेजा, तो इसी को कहते हैं पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं पांचवी अवस्था को। पदार्थ का 5 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, एक प्लाज्मा होता है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीएमबी डॉप्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तक व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमो की खोज की। यानी विद्युत डायनेमो की खोज किसने किए थे? इसके क्वेश्चन का मतलब ये है कि विद्युत डायनेमो का खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल फैराडे ने विद्युत डायनेमो का खोज किया था 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम अलेक्जेंडर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। ये क्वेश्चन 2016 का एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यूरोप हो जाएगा। बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एल डिक्सन बैंड एड का आविष्कार किया था। ये भी 2016 का एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एएलपी का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि रासायनिक परिवर्तन जो माने जल गया, यानी जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो गया और फिर उसे वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। जैसे कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में जमना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पानी का बर्फ़ जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का वाष्प बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसे फिर से पानी बनाया जा सकता है और बर्फ़ को फिर से द्रव बनाया जा सकता है, या चाहे द्रव को ठोस बनाया जा सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि जो एक बार चेंज हो गया तो फिर वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। तो ये एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आविष्कार खोज से टोटल 28 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एंटोनियो मेउसी किसका आविष्कार किया था? तो टेलीफोन को एंटोनियो मेउसी टेलीफोन का आविष्कार किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 23, टेरा ब्लू XT
टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया था, जो मिडगी के दौरान संकेत देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजलक्ष्मी बोरठाकुर राजलक्ष्मी बोरठाकुर। क्वेश्चन नंबर 24, वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए, यानी किसका आविष्कार किसने किया था। देखिए जी मार्कोनी रेडियो के खोज किए हैं, जी मार्कोनी रेडियो का खोज किए हैं। जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न का खोज किए हैं, जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न का खोज किए हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का खोज किए हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का खोज किए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन का खोज किए हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन का आविष्कार किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये एक बार परिवर्तित हो गया तो फिर वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। लेकिन पानी का वाष्प बनना ये भौतिक परिवर्तन है। फिर पानी से वाष्प बनेगा, फिर वाष्प से पानी बना सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी करंट का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में 2 शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एक्स-रे का शोधक था, यानी एक्स-रे का खोजकर्ता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोंटगेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसके द्वारा प्रदान किया गया था। पेटेंट किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलॉयस होवे इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ रेलवे का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम अगला चैप्टर का देखते हैं, रेलवे में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है अगला चैप्टर में देखते हैं। हाँ देखिए, रेलवे का ये चैप्टर है यांत्रिकी, बल गतिकी एवं गति के नियम। बल गतिकी एवं गति का नियम, ये चैप्टर नंबर 3 है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति का तीसरा नियम हो जाएगा। क्योंकि गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे उस पर क्रिया कीजिएगा तो वो प्रतिक्रिया करेगा, आप उस पर बल लगाएंगे तो वो भी आप पे बल लगाएगा, यही क्रिया प्रतिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति का तीसरा नियम है। क्या अगर आप नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे जाता है, पीछे आप उस पर क्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया कर जाता है, तो इसलिए ये गति का तीसरा नियम है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति के तीसरा नियम ही होगा। क्योंकि आप जब जितना आप बल लगा के बॉल फेंकते हैं, उतना ही वो अधिक रिएक्शन करके वापस आता है। ये गति का तीसरा नियम है। आप उस पर क्रिया करते हैं, वो आपकी प्रतिक्रिया करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर
प्रतिरोध डैश होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर। स्थिर प्रतिरोध स्थिर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बल बटा त्वरण क्या होता है। बल बटा त्वरण बराबर क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बल बटा त्वरण द्रव्यमान होता है। बल बटा त्वरण द्रव्यमान होता है। बल बटा त्वरण को द्रव्यमान कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल गति ऊर्जा क्या है। राइफल का गतिज ऊर्जा क्या है। राइफल का गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोली की गतिज ऊर्जा से कम। राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। देखिए अगला क्वेश्चन स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति हो प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। यानी गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु का प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। यानी कोई वस्तु पड़ा है, आप उस पर धक्का देते हैं तो वो आपका विरोध करता है, तो इस नियम को क्या कहते हैं। तो ये जड़त्व का नियम है। ये जड़त्व का नियम है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान के गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यानी त्वरण के मान के गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है। तो द्रव्यमान ये गुरुत्व पे निर्भर नहीं करता है। देखिए भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। जितना उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उतना भार महसूस होगा। लेकिन द्रव्यमान में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं। देखिए अगर हमारा इतना शरीर है तो ये एक द्रव्यमान है। आप इसे चंद्रमा पे ले जाइए या पृथ्वी पे रखिए, इसका द्रव्यमान नहीं घट सकता, लेकिन इसका वजन घट सकता है। आप पृथ्वी पे रखिएगा तो अगर ये 60 kg का है तो अगर ये चंद्रमा पर जाएगा तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो वहाँ ये 10 kg का हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन का हो जाएगा। kg तो द्रव्यमान मापता है और न्यूटन भार मापता है, तो ये 10 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, जब कोई बस है वो चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। आप भी कभी आप ध्यान दिए होंगे, आप कभी बाइक पे बैठते हैं, जब बाइक कोई चलाने वाला होता है तो बाइक ज्यों चालू करके आगे बढ़ता है तो आप जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो पीछे की ओर झुकता है। ये गति का कौन सा नियम है। गति का पहला नियम है, ये जड़त्व का नियम कहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति। देखिए कोई व्यक्ति है वो दौड़ता है, पहले अगर उसको छलांग लगाना है ना तो वो पहले दौड़ता है। जो उसमें दौड़ का जड़त्व है। देखिए कोई भी वस्तु देखिए जो गतिशील है वो हमेशा गतिशील ही रहना चाहता है, जो स्थिर है वो हमेशा स्थिर ही रहना चाहता है। हाँ देखिए अगर उसे निर्वात में छोड़ दीजिएगा, कोई भी वस्तु अगर फेंक के निर्वात में छोड़ दीजिएगा तो हमेशा चलता ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति है अगर वो छलांग लगाना चाहते हैं तो पहले दौड़ के छलांग लगाते हैं। तो दौड़ के छलांग इसलिए लगाता है कि वो कोई भी वस्तु है वो जिस दिशा में है उसी दिशा में उसका चलने का उसके जो नियम है
न्यूटन का, तो वो माने चाहता है कि अगर जो गतिशील है वो हमेशा गतिशील है, इसलिए वो जंप लगाता है दौड़ के। आप वो अगर वो बल लगाएगा पृथ्वी पे तो वो आगे तरफ फेंक देगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गति का जड़त्व, गति का जड़त्व हो जाएगा, गति का जड़त्व। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, डैश के कारण हटता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? न्यूटन के गति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1687 में न्यूटन का गति का प्रकाशन हुआ था। न्यूटन का जो नियम है वो जिस किताब में छपा था 1687 में उसका प्रकाशन हुआ था। 1687 में उसका प्रकाशन हुआ था, 1687 में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया था, इसलिए उसे न्यूटन का नियम कहते हैं। न्यूटन का नियम भी गति का नियम को न्यूटन का नियम भी कहते हैं। गति के नियम को न्यूटन का नियम भी कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें ये ऐसा चैप्टर है, इसमें खाली न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है। देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन कोई मिल जाए अच्छा। देखिए एएलपी का एक क्वेश्चन है, एएलपी का क्वेश्चन है गति का पहला नियम समीकरण किसके बीच में संबंध बताता है? गति का जो पहला समीकरण है, गति के जो पहला समीकरण वो किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। वेग और समय के बीच, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम। देखिए गति का दूसरा नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का दूसरा नियम स्थिति और समय, स्थिति और समय के बीच, स्थिति और समय के बीच पहला वेग और समय, पहला वेग और समय, दूसरा स्थिति और समय, दूसरा स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ये भी आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए एएलपी और ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्या हो जाएगा? पहला वेग और समय, पहला वेग और समय का संबंध दर्शाता है, पहला वेग और समय, और दूसरा का स्थिति और समय, दूसरा का स्थिति और समय, दूसरा का स्थिति और समय। देखिए क्वेश्चन एक है घर्षण बल डैश कार्य करता है, घर्षण बल के डैश कार्य करता है। तो ये बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। देखिए अगर घर्षण बल, अगर कोई वस्तु को हम फेंकते हैं, अगर कोई वस्तु को हम डगराते हैं तो घर्षण बल के कारण ही वह रुक जाता है, कुछ दूर जाके वह रुक जाता है घर्षण बल के कारण। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा बल की दिशा के विपरीत, बल के दिशा के विपरीत। देखिए अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे। न्यूटन प्रति केजी, न्यूटन प्रति केजी किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति केजी त्वरण का मात्रक है, न्यूटन प्रति केजी त्वरण का मात्रक है, न्यूटन प्रति केजी त्वरण का मात्रक है। देखिए हम एक देखिए क्वेश्चन आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? अगर कोई, देखिए आप लोग एक घड़ी देखे होंगे जिसमें वो हिलता था, टन टन बाजता था, तो वो लोलक होता है, कोई भी पेंडुलम कहलाता है लोलक। तो उसका अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए, अगर उसका लंबाई बढ़ा दिया, देखिए अगर कोई लड़की है, कोई लड़की एक झूला झूल रही है, वो उस पर खड़ा होकर झूल रही है, ये झूला हो गया, उस पर वो खड़ा हो गई और झूल रही है। अगर वो पैर नीचे कर दे, पैर नीचे करके तब झूला झूले, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी उसको जाने और आने में समय ज़्यादा लगेगा, जाने और आने में समय
ज़्यादा लगे तो वही आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा। अगर कोई लड़की ऐसे पैर लटका के और झूला पर झूल रहे और खाड़ हो जाएगी तो इसका लंबाई घट जाएगा, झूला का लंबाई घट जाएगा, जिससे उसका आवर्तकाल भी घट जाएगा। वो स्पीड में आएगा जाएगा उसका आवर्तकाल घट जाएगा। देखिए आवर्तकाल है जो लंबाई पर निर्भर करता है, जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर माने कोई झूला झूल रही है लड़की, उस पर एक और व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो उसका आवर्तकाल पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जिस स्पीड में झूल रहा है उसी स्पीड में झूलता रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या कार्य करता है? तो उसे पश्चिम दिशा में खींचता है, पश्चिम दिशा में पीछे की तरफ वो खींचता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर में टोटल न्यूमेरिकल हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति। देखिए क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है? निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। देखिए पृथ्वी के केंद्र बोल रहे हैं, यानी पृथ्वी एक गोला हो गया। देखिए ये कैसे, ये एक पृथ्वी गोला हो गया तो इसके अंदर केंद्र पर त्वरण शून्य हो जाएगा। और इसके जो बीच में है, और देखिए पृथ्वी का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल माने मिनिमम होता है, विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल मिनिमम होता है। वहीं पोल पर जाएगा, जब वो ध्रुव पे जाएगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने लगता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाइएगा तो बढ़ेगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आइएगा तो घटेगा। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था। ये देखिए 2018 में ये 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ALP ग्रुप डी का 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, गुरुत्वाकर्षण किस पे निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण किस पे निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देता है? चंद्रमा पर आवाज क्यों सुनाई नहीं देता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। और जो ध्वनि है वो बिना माध्यम का संचरण नहीं करते हैं। ध्वनि को माने कहीं दूर जाने के लिए उसका माध्यम की आवश्यकता पड़ता है, तो चंद्रमा पर माध्यम नहीं है, इसलिए वहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देता है बोलने पर। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। तो कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। कार्य तभी कोई व्यक्ति कर सकता है जब उसके अंदर ऊर्जा हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। और यही क्वेश्चन एक बन जाता है
कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा होता है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो बंदूक की तुलना में अधिक होगी। बंदूक की तुलना में उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है और एक बांध में भी स्थितिज ऊर्जा होता है। एक बांध होता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। अगर कोई वस्तु ऊपर उठा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है और जितना ऊपर जाएगा वह अगर वहाँ से छोड़ने पर उतना ही तेज़ी से आएगा, उतना ही तेज़ी से आएगा, उतना ही अधिक घाव लगेगा। ये स्थितिज ऊर्जा में आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहा जाता है? एक वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा का देखिए, जो पानी टंकी में पानी रखा होता है वो भी स्थितिज ऊर्जा के कारण ही प्रेशर पे आता है। और देखते हैं कि प्रेशर पे उसमें कोई मोटर नहीं लगा होता है। जब ऊपर पानी रख देते हैं वह स्थितिज ऊर्जा के कारण ही प्रेशर पर आता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।